708 नंबर क्वेश्चन, राजस्थानी भाषा का मध्यकालीन कथा साहित्य मान्यता किस रूप में मिलती है? राजस्थानी भाषा को जो मध्यकालीन जो कथा साहित्य है को उसके रूप में कब मान्यता किस रूप में मिलती है? तो वाद के रूप में मिलती है। किस रूप में? वीरमदेव सोनग्रारी वाद, ठीक है, बात जिसको कहते हैं, इस तरह की जो वातें होती है उनके रूप में इनको मान्यता मिलती है। कुछ ख्यातों के रूप में मिलती है, कई रासों भी होते हैं, जैसे विशल देव रासो, ठीक है, ख्यात, मोहन नैन सीरी ख्यात। तो अलग अलग प्रकार की ये लिखे जाती थी। कई राजा की प्रशंसा में, कई बार राजा के गुणगान किया जाता था, कई युद्धों का वर्णन था, कई प्रशासनिक क्षेत्र में लिखे जाते। तो अलग अलग क्षेत्र में इनके अलग अलग नाम थे, ध्यान रखना। कानड़ देव प्रबंध और बिसल देव रासो आदि ग्रंथ किस साहित्य के हैं? कानड़ देव प्रबंध पद्मनाभ ने लिखा था, अभी बीएसटीसी के अंदर क्वेश्चन आया। बिसल देव रासो ललित विग्रहराज के द्वारा लिखा जाता है। तो ये ब्राह्मण साहित्य के अंदर आते हैं। किसमें? ब्राह्मण साहित्य। कई ग्रंथ आते हैं जैसे चारण साहित्य के अंदर आते हैं। डिंगल भाषा के जो ग्रंथ है वो चारण साहित्य के अंदर आते हैं। कुछ पिंगल भाषा के हैं वो ब्राह्मण साहित्य में भी आते हैं और संत साहित्य में भी आते हैं, ठीक है। तो अलग अलग इन्हें कैटेगरी बांटी गई है। मरु भाषा का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? मरु भाषा, यानी राजस्थानी भाषा का पहले नाम मरु भाषा, मारवाड़ी भाषा को मरु भाषा कहते हैं। तो ये कुवल्यमाला ग्रंथ है। कुवल्यमाला जिस किसने लिखा था? उद्योतन सूरी ने लिखा था, जालोर से संबंधित है। तो वो ग्रंथ क्या है कि उद्योतन सूरी सर्वप्रथम मरु भाषा का उल्लेख मिलता है। एनाल्स एंड एंटिक्विटीज, तो ये किसका है? तो ये आपको पता है कर्नल जेम्स टोड जो इतिहास के पिता है। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, ये पुस्तक किसकी है? ये जॉर्ज ग्रियर्सन की है, जिन्होंने सबसे पहले भाषाओं का वैज्ञानिक अध्ययन किया था। तो कला संस्कृति के जब 500 क्वेश्चन आएंगे तो उसमें हम उनका अध्ययन करेंगे। वीर मायण निम्न में से किसके द्वारा रचित ग्रंथ है? अब कुछ 10 से 20 ग्रंथों की बात करेंगे। वीर मायण निम्न में से किसके द्वारा रचित ग्रंथ है? तो ये भादर नहीं है, यहाँ पे ध्यान रखना, भाभी भादर भाभी नहीं है, कोई देवर भाभी नहीं है, ध्यान रखना। ये है भादर ढाडी, भादर ढाडी ऑप्शन है पहला, ध्यान रखना। कई ताश खेलते हैं ना, कईयों को शौक होता है, विद्यार्थियों को भी कईयों को शौक होता है, बुजुर्ग तो होते ही होते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, वो भाभी देवर, तो वो तो देला कोड वगैरह कहते हैं, लेकिन जो विद्यार्थी होते हैं ना कई बार इकट्ठे होते हैं, भाभी देवर खेलते हैं, सबसे रोमांचक खेल माना जाता है उसको। तो वो मत समझ लेना। भादर डाडी ने वीर मायण ग्रंथ लिखा था। तो ये ग्रंथों के सीधे सीधे नाम है, इनकी कोई तथ्य वाली ज्यादा बात नहीं, क्योंकि एग्जाम में सीधा ही आता है। कई बार तो एग्जाम में आजकल सुमेलित करवाने लग गया। करतार बावनो ग्रंथ किसके रचिता है? ये किरतार बावनी किसका ग्रंथ है? ये काफी प्रसिद्ध ग्रंथ है, किरतार बावनी। तो इसका सही जवाब है दुर्सा आडा। किसका? दुर्सा आडा का ग्रंथ है। जयानक ने पृथ्वीराज विजय लिखा था, और मोहनोत नैणसी के तो ग्रंथ आप जानते हो, 2 ग्रंथ बहुत ही प्रसिद्ध है, नैणसीरी ख्यात और मारवाड़ा प्रगनारी विगत। तो ये इंपॉर्टेंट है आपको। डोला मारू कवि कलोल के द्वारा लिखा गया है। किस ग्रंथ को राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है? काफी प्रसिद्ध है, क्योंकि राजस्थान के अबुल फजल कहते हैं, काफी योगदान इनका रहता है। मारवाड़ा प्रगनारी विगत किसने लिखा? मोहनोत नैणसी ने। इसको राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है। राजस्थान का ऐतिहासिक ग्रंथ भी से पहला प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ इस भी माना जाता है। पद्मावत ये मलिक मोहम्मद जासी ने लिखा था, जो अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया, पद्मिनी की कहानी है। एकलिंग महात्म्य ये कहान्य व्यास ने लिखा था, कुछ भाग इसका कुंभा ने रचा था, और मोहनोत नैणसी फिर आ गया। राव जेतसिरो छंद के रचनाकार कौन है? राव जेतसिरो छंद। तो 5 घंटों की हमारी ये नॉन स्टॉप पूरी जो क्लास होगी बहुत इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए। तो इसका सही जवाब है राव जेतसिरो छंद है बिट्ठू सुजा। राव जेतसिंह ने बिट्ठू सुजा ने लिखी थी। और ये राव जेतसिंह कौन है? बीकानेर के शासक थे। बीकानेर के शासक, इनके 2 पुत्र भीम और कल्याणमल को याद रखना। राव जेतसिंह पर आक्रमण किया था मालदेव ने, मारवाड़ के शासक मालदेव ने। कौन सा युद्ध? पाहिबा साहिबा का युद्ध 1541 में, ठीक है। इसमें राव जेतसिंह मारा जाता है, और फिर इसके पुत्र होते हैं कल्याणमल, जो शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार करते हैं और मालदेव के विरुद्ध युद्ध करने पहुंचते हैं। तो जेता और कुंपा के नेतृत्व में गिरी सुमेल का युद्ध होता है, ये भी आपने सुना होगा। नेक्स्ट है गिरधर आसिया द्वारा लिखित डिंगल भाषा का ग्रंथ है। गिरधर आसिया द्वारा लिखित डिंगल भाषा का ग्रंथ है तो संगत रासो लिखा था। कौन सा ग्रंथ है? संगत रासो ग्रंथ लिखा था 963 ईस्वी में। और इसमें जानकारी ध्यान रखना, महाराणा प्रताप का जो भाई था ना शक्ति सिंह, याद आ रहा होगा आपको, महाराणा प्रताप का भाई शक्ति सिंह जो था, ये जो मुगल
अकबर के पास चला जाता है और बाद में ऐसा सिस्टम होता है कि जब महाराणा प्रताप और उसका घोड़ा चेतक घायल हो जाता है तो ये जब मुगल सेना महाराणा प्रताप के पीछे लग जाती है तो इसमें भाईपना दिखाई देता है और ये पीछे जाके मुगलों की सेना को नष्ट करता है और महाराणा प्रताप से क्या मांगता है, झुककर माफी मांगता है और महाराणा प्रताप उसको क्या कर देते हैं, माफ कर देते हैं। ये जानकारी भी मिलती है शक्ति सिंह के बारे में इस संगत रासों में रहती है। तो खुमान रासो किसने लिखा था, दलपत विजय ने, हमीर रासो जोधराज ने और एक सारंगधर ने भी लिखा था, और पृथ्वीराज रासो तो प्रसिद्ध है चंद्र बरदाई ने लिखा था। ये इंपॉर्टेंट सारे के सारे ग्रंथ। और डिंगल पश्चिमी जो राजस्थान है वहाँ डिंगल भाषा थी और पिंगल पूर्वी राजस्थान के अंदर। राजियरा सोरठा नामक ग्रंथ के लेखक कौन है, राजियरा सोरठा नामक ग्रंथ के रचयिता। ये क्वेश्चन सारे एग्जाम में आए हुए हैं, ध्यान रखना। तो कृपाराम खिड़िया कौन थे, कृपाराम खिड़िया। और बांकीदास को आप जानते हो, बांकीदास री ख्यात लिखी थी, ये मारवाड़ के शासक जो थे मान सिंह उसके दरबार में रहते थे। एक और ध्यान रखना, कर्णीदान, कर्णीदान लेखक है, उन्होंने सूर्य प्रकाश ग्रंथ लिखा था, कई बार एग्जाम में आता है। प्रसिद्ध ग्रंथ हमीर रासो के रचयिता कौन है, तो ये पता ही है। हमीर के जितने भी ग्रंथ है ना, जितने भी मान लो इनके डिपार्टमेंट में लिखे गए हमीर से लेकर, वो सारे एग्जाम में आती हैं। तो हमीर रासो ग्रंथ के रचयिता है जोधराज, और ऐसा ही हमीर रासो ग्रंथ एक सारंगधर ने भी लिखा था, इसलिए दोनों के नाम आते हैं। ठीक है, तो याद रखना। चंद्रशेखर ने कौन सा लिखा, हमीरहट। क्वेश्चन एग्जाम में बनते बनते। कवि बिहारी के शासक के दरबारी कवि थे, जल्दी से कमेंट कर दो मुझे कितनी बार मैं ये क्वेश्चन बता चुका हूं। तो कवि बिहारी है वो मिर्जा राजा जयसिंह, यहाँ जयसिंह दिए ना, जयसिंह प्रथम या मिर्जा राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे और उन्होंने बिहारी सतसई ब्रज भाषा में लिखी थी, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। पुंडरिक विठल किसके दरबार में थे, मान सिंह के दरबार में थे। और प्रताप जो महाराणा प्रताप है क्या उनके दरबार में थे, दरबारी कवि तो थे ही। ठीक है, चक्रपाणी नाम सुना होगा आपने, चक्रपाणी थे। और संग्राम सिंह महाराणा सांगा, तो महाराणा सांगा के काल में नहीं मिलता क्योंकि वो युद्धों में ही व्यस्त इतना रहता है और बाद में इसकी मृत्यु हो जाती है। दुर्सा हाडा ने किस ग्रंथ को पांचवां वेद कहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दुर्सा हाडा ने किस ग्रंथ को पांचवां वेद की संज्ञा दी, जल्दी से कमेंट कीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बता चुका हूं मैं, तो साथ साथ में आपके कमेंट आते रहेंगे तो आपको आपकी तैयारी का भी पता लग जाएगा कि ये ग्रंथ हमें याद है कि नहीं। तो इसका सही जवाब है वेली कृष्ण रुक्मणेरी जो ग्रंथ है। अब है किसका, थोड़ी सी डिटेल देखिए। कल्याणमल मैंने आपको बताया था 1570 में आके बीकानेर का शासक था, अकबर की दीनता स्वीकार करता है, सही है। ये अपने दो पुत्रों के साथ आता है, एक तो पृथ्वीराज राठौड़ और दूसरा राय सिंह राठौड़। राय सिंह को तो ये क्या है उधर ही अपने पास रख लेता है, लेकिन पृथ्वीराज राठौड़ को गागरोन की जागीर देता है। गागरोन दुर्ग में रहते हुए ही उसने वेली कृष्ण रुक्मणेरी, एक कृष्ण जो रुक्मणी है उनकी प्रेम आधारित एक ग्रंथ लिखा था जिसको दुर्सा हाड़ा ने पांचवां वेद व 19वें पुराण की संज्ञा दी है। ध्यान रखना, पांचवां वेद व 19वें पुराण की संज्ञा दी है, किसको, पृथ्वीराज राठौड़ के इस ग्रंथ को, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वंश भास्कर में किस राज्य का इतिहास वर्णित है, वंश जो भास्कर है में किस राज्य का इतिहास वर्णित है, तो ध्यान रखना बूंदी राज्य का। अब सीधा याद रहेगा कि वंश भास्कर लिखा किसने था, तो सूर्यमल मिश्र ने लिखा था और ये बूंदी के शासक राम सिंह के दरबारी कवि थे, तो बूंदी का ही इतिहास लिखेगा। हाड़ा या पूछ लेता है वंश भास्कर में किन चौहानों का या किस वंश का उल्लेख है, तो हाड़ा चौहानों का उल्लेख है। निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है, तो ग्रंथों के बारे में देखिए, वीर विनोद जग्गा खड़िया, खेड़िया या खड़िया, वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण, ये आपको यहाँ अंदाजा हो गया, सही लगता है आपको, क्लियर है, आपको पता है कि वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण। बिसलदेव रासो, ये भी क्लियर आपको पता है, नरपति नालय ने लिखा था, ठीक है। और खुमान रासो, ये भी अभी बता दिया मैंने, दलपत विजय। तो वीर विनोद जग्गा खड़िया ये वैसे ही गलत हो गया क्योंकि वीर विनोद श्यामल दास के द्वारा लिखा जाता है। प्रसिद्ध ग्रंथ कवि प्रिय के रचयिता कौन है, प्रसिद्ध ग्रंथ कवि प्रिया के रचयिता कौन है, तो ये है केशव दास। कौन है, केशव दास। ये नागरीदास तो आप जानते हो, नागरीदास
जो किशनगढ़ के राजा थे सामंत सिंह, उनका दूसरा नाम नागरीदास था। वीरभान किसके रचयिता है? राजरूपक ग्रंथ के रचयिता है। नरपति नाला अभी आपको बता दिया पीछे, ये अभी गया नरपति नाला, ये देखो बिशलदेव रासो। 423 नंबर, पिंगल शिरोमणि के रचयिता है। पिंगल शिरोमणि के रचयिता है, तो ध्यान रखना कुशल लाभ कौन है? कुशल लाभ इसके रचयिता है, और ये एक जैन कवि थे, जैन कवि थे। और एक और इनका एक ग्रंथ है माधववंत चौपाई, एक ग्रंथ और है इनका माधववंत चौपाई। प्रसिद्ध ग्रंथ एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान का हिंदी में अनुवाद किसने किया? ये क्वेश्चन आप बताइए, आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। जल्दी से सारे कमेंट कर दीजिए, बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है ये आपके लिए। तो यह है गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने प्रसिद्ध ग्रंथ एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ जो राजस्थान ग्रंथ है इसका हिंदी में अनुवाद किया था। वैसे ये ग्रंथ है किसका? तो ये वैसे आपसे ये ग्रंथ पूछे तो ये कर्नल जेम्स टोड का है, और इसको अनुवाद जो किया था वो सिरोही के गौरी शंकर हीराचंद ओझा थे, इन्होंने किया था। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, और इन्होंने सिरोही का इतिहास लिखा था। फिर देखिए, राजस्थानी साहित्य में प्रगतिशील काव्य धारा के प्रथम कवि माने जाते हैं। राजस्थानी साहित्य में प्रगतिशील काव्य धारा के प्रथम कवि माने जाते हैं। तो कमेंट में जवाब देते रहिए। शंकर दास किसे माना जाता है? शंकर दास, इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था सूक्ति सूचक बख्तारो बायो, सूक्ति सूचक बख्तारो बायो, और काव्य धारा के प्रथम कवि माने जाते हैं। प्रसिद्ध डिंगल कोश हमीर नाममाला किस कवि की प्रसिद्ध रचना है? प्रसिद्ध डिंगल कोश हमीर नाममाला किस कवि की प्रसिद्ध रचनाएं हैं? तो इसका सही जवाब है हमीर दान रत्नों की है। किसकी? हमीर दान रत्नों की। बिहारी द्वारा रचित बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं? बिहारी द्वारा, ये बिहारी तो नाम सुना होगा आपने, पहले बता दिया मैंने। बिहारी सतसई जिसने लिखा था वही बिहारी। तो बिहारी के जो दोहे थे उसके अंदर 713 दोहे संगीत के हैं, और बिहारी सतसई की तुलना शेक्सपियर से भी की जाती है। और मैंने अभी बताया था बिहारी किसके दरबार में थे? मिर्जा राजा जयसिंह। हरिकेली नाटक के रचयिता कौन है? हरिकेली नाटक, ये तो आप जानते हो, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। तो हरिकेली नाटक लिखा था विग्रहराज चतुर्थ, जिसको बिशलदेव भी कहा जाता है, इसने संस्कृत भाषा में लिखा था। और इम्पोर्टेंट हरिकेली नाटक, और ये कवि भी था और कवियों को संरक्षण करता था, इसलिए विग्रहराज चतुर्थ को कटी बांधव की उपाधि भी दी जाती है। जयानक के द्वारा कटी यानी कवि बांधव की उपाधि दी जाती है। और कहते हैं कि जब इसने संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया अजमेर में, तो उस पाठशाला पर कुछ इसकी पंक्तियां भी, इसने श्लोक भी लिखवाए थे। निम्न में से असुमेलित युगम कौन सा है? असुमेलित देखिए, तो देखिए उमरदान लालस उमर काव्य की है, ये सही है। नाथू सिंह महरिया चूड़ा शतक, ये भी सही है। नाथू सिंह महरिया की कौन सी है? चूड़ा शतक। और मोड़ सिंह महरिया की चंवरी, ये गलत है, ये चंवरी मेघराज मुकुल की है, ध्यान रखना। हरजस बावनी ये इसकी है, हरजस बावनी किसकी है? कन्हैया लाल सहल की है, उल्टे है थोड़ा सा देखना। उमरदान लालस ने कौन सी लिखी थी? उमर काव्य। नाथू सिंह महरिया ने चूड़ा शतक ग्रंथ लिखा था, जबकि चंवरी कर ये मोड़ सिंह महरिया ने नहीं लिखा था, बल्कि मेघराज मुकुल ने लिखा था। और हरजस बावनी कन्हैया लाल, ये कन्हैया लाल सहल हरजस बावनी लिखा था। राजस्थान की प्रसिद्ध कृति सेनानी के रचयिता कौन है? ये तो बड़ा आसान से आप बता सकते हो, सेनानी। और बहुत बार मैं इस क्वेश्चन के बारे में आपके सामने चर्चा भी कर चुका हूं। तो मेघराज मुकुल किसकी है? मेघराज मुकुल की है। आपको पता है सेनानी जब
राज सिंह किसको भेजते हैं, रतन सिंह चुड़ावत को। तो और जो सलह कवर होती है वो हाड़ी रानी के रूप में प्रसिद्ध होती है, अपना सिर काट के दे देती है। इसलिए मेघराज मुगल क्या कहते हैं कि चुड़ावत मांगे सेनानी, सिर काट दियो शतरानी, वो है। कन्हैयालाल सेठिया की बहुत सारी रचनाएं हैं। कन्हैयालाल सेठी की जब कहें, धरती धोरारी, जीवन रो धनी कुण, पाथल पिथल, लिल्टांस, निर्ग्रंथ, मायड़ रो हेलो, ये सारे ग्रंथ किसके हैं, कन्हैयालाल सेठ चूरू के। विजयदान देथा, विजयदान देथा की तो मैं अभी करंट में ही आपको बातें बता रहा हूँ। बातारी फुलवारी, अलेखू हिटलर, ठीक है, बापू के 3 हत्यारे, उपनाम इनका बीजी है, राजस्थान का शेक्सपियर, और इनका जन्म बोरुंदा जोधपुर के अंदर हुआ था। ये सारी इंपॉर्टेंट है। और केसरी सिंह भारत के बारे में तो कहना ही क्या, भारत परिवार काफ़ी ग्रंथ लिखे थे उन्होंने। एक खासियत आती है चेतावनी राज चुंगटिया, चेतावनी राज चुंगटिया, दुर्गा केसरी, प्रताप चरित्र, दुर्गा चरित्र, ये सारे चरित्र दो तीन है वो केसरी सिंह भारत की हैं। और आपको पता है इन्होंने चेतावनी राज चुंगटिया मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के लिए 1903 में लिखा था। राजस्थान चारण साहित्य का ऐतिहासिक सर्वे और पश्चिमी राजस्थान का व्याकरण का संबंध निम्न में से किस विद्वान से है। राजस्थान साहित्य का ऐतिहासिक सर्वे, एक तो ये ग्रंथ हो गया, दूसरा पश्चिमी राजस्थान का व्याकरण निम्न में से किस कवि से है या किस विद्वान से है। तो ये भी जाना माना नाम शायद आप बता सकते हो, आपने नाम सुना होगा एलपी टेसीटोरी। एलपी टेसीटोरी के ये ग्रंथ है। एलपी टेसीटोरी इंग्लैंड के थे, मूलतः आयरलैंड से उधर से आए थे, लेकिन इनकी जो कर्म भूमि थी वो बीकानेर बना ली, और इनकी मृत्यु भी कहाँ हुई थी, बीकानेर के अंदर हुई थी। एक खासियत टेसीटोरी ने, यानी ये इटली के थे, टेसीटोरी इटली के थे, और इन्होंने रामचरितमानस जो है, रामचरितमानस जो तुलसीदास के द्वारा लिखित है, इन्होंने इटालवी भाषा में लिखा था। वर्ष 2013 के 23वें बिहारी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, वर्ष 2013 के 23वें बिहारी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो ये चंद्र प्रकाश देवल को सम्मानित किया गया। और इनकी पुस्तक है या इनकी रचना है हिरणा मौन सदावन चरणा, हिरणा मौन साधवान या सदवास चरणा के लिए दिया गया, इंपॉर्टेंट है। और अभी आपको पता है बिहारी पुरस्कार 29वां बिहारी पुरस्कार मिला है, वो किसको मिला है मुझे कमेंट करके जरूर बताओगे, क्योंकि मैं कई बार आपको सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास में बताता हूँ 29वां बिहारी पुरस्कार किसे दिया गया। करंट की बात मुझे जरूर बताओगे, काफ़ी बार आपको मैं बता चुका हूँ। विजयदान देथा के संबंध में कौन सा कथन सही है, ये देखो। विजयदान देथा के बारे में बातें इतनी आती है क्योंकि इससे पहले जो बीएसटीसी का एग्जाम, राजस्थान पुलिस का एग्जाम हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन आया था, काफी प्रसिद्ध है ये। देखो 2002 में बिहारी पुरस्कार दिया, ये सही है। 2007 में पद्मश्री पुरस्कार दिया, ये भी सही है। 2011 में राव सिंहा पुरस्कार दिया गया, ये भी सही है। राव सिंहा क्यों दिया गया, क्योंकि जोधपुर के हैं, और जोधपुर में मारवंश की स्थापना किसने की थी, राव सिंहा ने। बातारी फुलवारी, ये तो आपको पता ही है, और अभी इसका अंग्रेजी में भी विमोचन हुआ है। राजस्थान के शेक्सपियर, ये भी सही है। अलेखू हिटलर और द्विधा रचना, ये पुस्तक भी लिखी है। एक और ध्यान रखना, बापू के 3 हत्यारे, मैंने अभी क्या बताया था, बापू के 3 हत्यारे, ये पुस्तक भी किसकी है, विजयदान देथा की है। और उपयुक्त सभी इसका सही जवाब हो जाएगा। जन्म विजयदान देथा का कहाँ हुआ, तो मैंने अभी बता दिया आपको, विजयदान देथा का जन्म बोरुंदा जोधपुर के अंदर हुआ था। निम्न में से किस विद्वान को पत्रकारिता का विषम पितामह कहा जाता है, पत्रकारिता का विषम पितामह, उपनाम भी ये कह सकते हैं, ये नाम आप लगभग सुनते रहते हो। तो इसका सही जवाब है पंडित झाबरमल शर्मा। कौन है, पंडित झाबरमल शर्मा है। इनके पत्र ध्यान रखना, भारत ज्ञानोदय कलकत्ता, ये इनके प्रमुख है। और इन्होंने खेतड़ी झुंझुनू में रामकृष्ण मिशन की भी स्थापना की थी, देखो पंडित झाबरमल शर्मा ने। कौन सी कृति प्रसिद्ध राजस्थानी साहित्यकार शिवचंद भरतिया द्वारा लिखित है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, शिवचंद भरतिया। जल्दी से कमेंट करके बता दो, फिर मैं आपको बताता हूं इनमें से कौन सी कृति शिवचंद भरतिया की है। तो इसका सही जवाब है उपयुक्त सभी। अब उपयुक्त सभी कैसे, कनक सुंदर, ये कनक सुंदर क्या चीज है,
कनक सुंदर राजस्थान का प्रथम उपन्यास है जो 1903 में प्रकाशित हुआ था। किसके द्वारा? शिवचंद भरतिया के द्वारा। केसर विलास, तो केसर विलास राजस्थान का प्रथम नाटक है जो 1900 में प्रकाशित हुआ था। किसके द्वारा? शिवचंद भरतिया के द्वारा। विश्रांत प्रवास, ये भी शिवचंद भरतिया का है। राजस्थान का प्रथम राजस्थानी कहानी है, ये 1904 में प्रकाशित हुई। तो शिवचंद भरतिया की तीनों बातें, उपन्यास, कहानी और नाटक, तीनों एक ही व्यक्ति के द्वारा, एक ही विद्वान के द्वारा प्रकाश यानी लिखी गई है। तो तीनों इंपॉर्टेंट, कंफ्यूज मत हो जाना। कनक सुंदर क्या है? कनक सुंदर है क्या? उपन्यास है। केसर विलास क्या है? केसर विलास नाटक है। और विश्रांत प्रवास क्या है? कहानी है। तो तीनों में कंफ्यूज मत होना, पता तो तीनों लेकिन है क्या। राजस्थानी भाषा में रचित रामायण के रचयिता कौन है? ये देखिए इंपॉर्टेंट। रामायण के रचयिता वाल्मीकि, ये बताएं। लेकिन राजस्थानी भाषा में इस रामायण को किसने रचा था? राजस्थानी भाषा में इस रामायण को किसने रचा था? तो हनुमंत किंकर ने रचा था रामायण की इस राजस्थानी भाषा में। और एक क्वेश्चन होता है, आनंद राम ने गीता को राजस्थानी भाषा में रचा था। किसको? आनंद राम ने गीता को राजस्थानी भाषा में। और ये श्यामल दास, इनको कविराज की उपाधि दी गई है। वीर विनोद इन्होंने ग्रंथ लिखा था। कन्हैयालाल सेठिया के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। राजस्थानी उपन्यास, नाटक और कहानी के प्रथम लेखक कौन माने जाते हैं? राजस्थानी उपन्यास, नाटक और कहानी के प्रथम लेखक, तो अभी मैंने बता दिया, उपन्यास, नाटक और तीनों कहानी। तो शिवचंद भरतिया। अब मुझे जल्दी से कमेंट करके बता दो, कनक सुंदरी क्या है इनकी? कनक सुंदरी क्या है? कनक सुंदरी उपन्यास है। केसर विलास क्या है? केसर विलास प्रथम नाटक है। और विश्रांत प्रवास क्या है? प्रथम कहानी है। तीनों कंफ्यूज तो बिल्कुल होना ही नहीं है। ये चंद्र सिंह बिरकाली का नाम है, थोड़ा सा यहाँ बता दीजिए। चंद्र सिंह बिरकाली, ध्यान रखना। बादली, आधुनिक राजस्थान की प्रथम काव्यकृति बादली की रचना की थी चंद्र सिंह बिरकाली ने। RS 2017 के एग्जाम में शायद ये क्वेश्चन आया था, पता नहीं 16 की। ओम थानवी को अपनी पुस्तक मोहनजोदड़ो के लिए किस वर्ष बिहारी पुरस्कार दिया गया? ये करंट का भी हो सकता है, क्योंकि जो पुस्तकें होती है ना, वो कोई करंट वगैरह नहीं होती, कहीं से भी उठा के दी जा सकती है। तो ओम थानवी को अपनी पुस्तक मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो के बारे में विवरण है उसमें, और एक फिल्म भी आई थी, आपको पता है, ऋतिक रोशन, मोहनजोदड़ो के लिए किस वर्ष बिहारी पुरस्कार दिया? ये बिहारी पुरस्कार लगभग राजस्थानी जो लेखक होते हैं ना, राजस्थानी भाषा के, उनको दिया जाता है। तो 2014 में दिया गया। कुवल्यमाला ग्रंथ किस स्थान पर रचा गया? कुवल्यमाला, पहले तो आपको पता होना चाहिए कुवल्यमाला ग्रंथ के रचयिता है कौन। जल्दी से कमेंट करो, बहुत सारे मैं क्वेश्चन आपको बता चुका हूं, अब पहले आपके जवाब आने चाहिए। तो कुवल्यमाला ग्रंथ है वो उद्योतन सूरी ने लिखा था, ये क्लियर है। अब इसका संबंध कहाँ से है? तो जालोर से है। इसमें जालोर का वर्ण है और मरु भाषा का सर्वप्रथम उल्लेख है, मैंने अभी आपको बताया था। जोधपुर के राजा मानसिंह के काव्य गुरु कौन थे? जोधपुर के महाराजा मानसिंह के काव्य गुरु कौन थे? ये भी बता चुका हूं मैं। क्या आप भी बता पाते हो आंसर, या सुनना सुनना या गलती निकालना, ये आप जानते हो? आपको भी उत्तर देना होता है। और गलती छोड़ो, एक आधी गलती जो हो जाती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा आपका टारगेट होता है कि सर गलती कौन सी करें, कौन सी गलती करें और कौन सा कमेंट में लिखें। तो ये ध्यान रखो, एक आधी 100 में से, एक आधी 1000 में से एक आधी गलती निश्चित है। तो दे दिया। तो ये है बांकीदास। ये बांकीदास मानसिंह राठौड़ मारवाड़ के, इन्होंने बांकीदास ख्यात लिखी थी और जोधपुर राज्य का वर्णन किया था। चारण शैली को किस नाम से जाना जाता है? चारण शैली को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? डिंगल। निम्न में से कौन सा युगम असंगत है? निम्न में से कौन सा युगम है वो असंगत है? तो प्रताप प्रकाश है वो सदाशिव नागर की नहीं है, ध्यान रखना।
कृष्ण दत्त की है। प्रताप प्रकाश किसकी है? कृष्ण दत्त की है। हरि पिंगल कवि जोगी की है। हाड़ी शतक नाथू सिंह की है। जय सिंह चरित्र पुंडरीक रत्नाकर की है। सारी सी है। तो प्रताप प्रकाश किसकी है? ये ग्रंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे जो मैं बातें बता रहा हूँ वो याद कर लेना। और जो इस 500 क्वेश्चन की नॉन स्टॉप क्लास में टिक जाएगा उसके 500 क्या 2000 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं जो राजस्थान पुलिस पटवार, क्योंकि पटवार से पहले तो एक सेशन और हमारा चल जाएगा। तो राजस्थान पुलिस लाइब्रेरियन और स्टेनोग्राफर की विद्यार्थी अगर इन 500 क्वेश्चनों को और मुख्य तथ्य बढ़िया तरीके से आराम से 5 घंटे बिताते हैं तो आपका इतिहास क्लियर होता है। मैं नहीं समझूंगा कि इससे बाहर आपके क्वेश्चन कोई आएगा। बाकी आपने बहुत कुछ पढ़ रखा है तो उस हिसाब से आपकी तैयारी तो है, लेकिन ये रिवीजन और साथ साथ में कमेंट देने वाले हैं। ठीक है। 443 नंबर देखो, डिंगल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस कवि ने किया था? डिंगल शब्द का सर्वप्रथम उपयोग तो आसिया बांकी दास ने सबसे पहले डिंगल शब्द का प्रयोग किया था और इनकी रचना है। और किस रचना में किया था? कुकवि बत्तीसी में। कुकवि बत्तीसी इनकी रचना है, उसमें सबसे पहले इन्होंने डिंगल शब्द का प्रयोग किया था। कवि नेकराम किस शासक के दरबारी कवि थे? कवि नेकराम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कवि नेकराम का नाम सुना होगा आपने। तो कवि नेकराम थे जगत सिंह प्रथम, जिन्होंने जगत विलास ग्रंथ लिखा था। इस जगत सिंह प्रथम के दरबार में रहते हुए किसने? इन नेकराम ने। तो ये भी याद रखना। हमीर महाकाव्य के लेखक कौन है? हमीर महाकाव्य, ये तो आसान सा ही है। हमीर महाकाव्य के लेखक नैन चंद्र सूरी है। ये आपको पता है कौन है? नैन चंद्र सूरी है। और सूर्यमल मिश्रण का पता लग गया। चंद्रशेखर का हमीरठ करनिदान, करनिदान जो जोधपुर के शासक अभय सिंह के दरबार में थे, सूरज प्रकाश ग्रंथ लिखा था। राजस्थान साहित्य अकादमी कहाँ स्थित है? ये आप बता दीजिए। राजस्थान साहित्य अकादमी कहाँ स्थित है? जल्दी से कमेंट कीजिए क्योंकि काफ़ी खासा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। उदयपुर में स्थापित है, ध्यान रखना। कहाँ पे है? उदयपुर में राजस्थान साहित्य अकादमी स्थित है। ढोला मारूरी वाद किसके द्वारा लिखी गई? ढोला मारूरी वाद, ढोला मारूरा दोहा तो कवि कलोल ने लिखा था। ढोला मारूरी वाद किसके द्वारा लिखी गई? तो कुशाल चंद्र के द्वारा। किसके द्वारा? कुशाल चंद्र। निम्न में से किस रचना में महाराणा कुंभा की मृत्यु का वर्णन है? निम्न में से किस रचना में महाराणा कुंभा की मृत्यु का वर्णन है? तो राव रणमल रो रूपक जो ग्रंथ है गाडक पाश्चात ने लिखा था। गाडक पाश्चात के द्वारा लिखा, उसमें महाराणा कुंभा की मृत्यु का वर्णन है। अब देखो कुंभा की कुछ बातें आई नहीं तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। कुंभा की मृत्यु, ये गद्दी पर तो बैठे थे 1433 में, इनकी मृत्यु हुई थी 1468 में। इनका पुत्र था उद्दा ने कुंभलगढ़ दुर्ग का जो कटारगढ़ है ना, जिसको मेवाड़ क्या कहते हैं, वहां बैठे हुए कुंभा की हत्या कर देती, इसलिए मेवाड़ का पितरहंता किसको कहते हैं? उद्दा को कहा जाता है। कुंभा की काल की घटना देखें तो एक तो सारंगपुर का युद्ध जीता था 1437 में और विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। फिर इनके विरुद्ध चंपानेर की संधि होती है मालवा और गुजरात के बीच में, उसमें वो जीत जाते हैं। ठीक है। बहुत सारी कुछ और भी जैन कीर्ति स्तंभ का निर्माता, बहुत सारी उपाधियां, राजगुरु, हालगुरु, अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सरतान, काफ़ी उपाधि इनकी धारण की जाती है। अचलगढ़ दुर्ग है, ये आपका कुंभलगढ़ दुर्ग है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का पुनर्निर्माण है। बहुत सारे दुर्गों का निर्माता भी किसको कहते हैं? कुंभा को कहा जाता है। कायम कायम खान रासों का रचयिता कौन है? कायम खान रासों का रचयिता कौन है? कायम खान रासों का रचयिता कौन है? तो इसके लेखक हैं जान कवि। कौन है? जान कवि इसके। और जय सोम द्वारा रचित कौन सा रचा था? करमचंद्र वंशो कीर्तनम। जय सोम ने कौन सा ग्रंथ रचा था? करमचंद्र वंशो कीर्तनम, जिसमें राय सिंह को क्या कहा गया? राजेंद्र कहा गया है। स्वामी दयानंद सरस्वती के सुप्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन कहाँ हुआ? स्वामी दयानंद सरस्वती के सुप्रसिद्ध ग्रंथ का। तो स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में बड़ी मैंने डिटेल आपको बहुत बार बताई है, कब आए थे, कैसे क्या इनकी स्थिति थी, तो शायद आपको पता होगा। तो आप जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर मुझे दे दीजिए।
तो इसका सही जवाब है, इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश का जो प्रकाशन किया था वो अजमेर में किया था। दूसरा आपसे पूछे, दयानंद सरस्वती ने परोपकारिणी सभा की स्थापना कहाँ पे की थी? तो उदयपुर में की थी। फिर आपसे पूछे, सबसे पहले दयानंद सरस्वती राजस्थान में कब आए? तो करौली के मदनपाल के कहने पे आए थे। और अंतिम समय अजमेर में इनको जहर दिया जाता, जोधपुर में इनको जहर दिया जाता है नन्ही जान के द्वारा। उस समय जसवंत सिंह सेकंड क्या होते हैं, जोधपुर के शासक होते हैं, और उनके आगमन पर वो आते हैं वहाँ पे। लेकिन वहाँ पे क्या है, इस प्रकार उन्होंने सिस्टम देखते हैं कि जसवंत सिंह नन्ही जान वेश्या के चक्कर में अपने साम्राज्य को जो बर्बाद कर रहा है, तो उन्होंने उसको सलाह दी। इस बात का पता लगा नन्ही जान, और नन्ही जान ने जोधपुर में स्वामी दयानंद सरस्वती को क्या किया, दूध में शीशा घोलकर पिला दिया। और वापस जब वो अजमेर आ रहे थे तो अजमेर में इनकी मृत्यु हो गई। वेदों की ओर लौट चलो नारा दिया था, और 1875 में सत्यार्थ प्रकाश यानी आर्य समाज की 1850 में स्थापना की थी, और सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ लिखा था, जिसका प्रकाशन कहाँ से हुआ? अजमेर से हुआ। तो ये सारी बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कवि बांधव की उपाधि किस चौहान शासक को प्राप्त थी? कवि बांधव, ये इंपॉर्टेंट है। और दी किसने थी? जयानक ने दी थी। तो कवि बांधव की उपाधि विग्रह राज चतुर्थ या बिसल देव को प्राप्त थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। चौहानों का स्वर्ण युग कहते हैं इसके काल को, जबकि सबसे ताकतवर और प्रसिद्ध शासक था पृथ्वीराज चौहान तृतीय। ये विग्रह राज चतुर्थ, इसके दरबार में सोमदेव और नरपति नाला जैसे कवि थे। इसके अलावा इन्होंने हरि के लिए नाटक भी लिखा था, और एक संस्कृत पाठशाला का निर्माण भी करवाया था। तो ये सारी बातें विग्रह राज चतुर्थ के बारे में। किस प्रतिहार शासक के दरबार में प्रसिद्ध कवि राजशेखर थे? ये देखो कितनी बार क्वेश्चन बता दिया यार, ये राजशेखर तो क्वेश्चन आता ही आता है, बहुत प्रसिद्ध है ये राजशेखर, कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है, ध्यान रखना। अब आपको ये क्वेश्चन गलत नहीं करने बिल्कुल भी। तो ये पहले तो थे महेंद्रपाल के दरबार में, उसके बाद में कहाँ गए? महीपाल के दरबार में। इनकी रचना कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, बाल रामायण और बाल भारत, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मुगल बादशाह अपनी विजयों में से आदि के लिए राठौड़ों की 1,00,000 तलवारों के एहसानमंद थे, यह कथन कहा था? मुगल बादशाह अपनी विजयों में से आदि के लिए राठौड़ों की 1,00,000 तलवारों के एहसानमंद थे, यह कथन कहा था कर्नल जेम्स टोड ने। किसने कहा था? कर्नल जेम्स टोड। इतिहास की बात आए, कर्नल जेम्स टोड का नाम ना ये सत्य हो ही नहीं सकता, क्योंकि राजस्थान इतिहास का पिता इसको कहते हैं। निम्न में से कौन सा ग्रंथ कुंभा द्वारा रचित नहीं है? निम्न में से कौन सा ग्रंथ कुंभा द्वारा रचित नहीं है? जल्दी से बता दो, ये क्वेश्चन दोबारा आया है, दोबारा रिपीट हुआ है। फिर मैं आपको बताता हूँ कुंभा के टोटल अब तक के ग्रंथ जो इतिहास में उन्होंने लिखे थे। तो सही जवाब इसका कलानिधि नहीं लिखा था। ये कलानिधि किसने लिखा था? कुंभा का जो शिल्पकार था मंडन, मंडन का पुत्र गोविंद ने लिखा था। अब कुंभा के ग्रंथ सुन लो, संगीत राज, संगीत सार, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध और संगीत रत्नाकर, ये सारे संगीत ग्रंथ है। कौन कौन से? संगीत राज जो 5 भागों में विभक्त है, कुंभा का सर्वश्रेष्ठ और सबसे बड़ा ग्रंथ है। संगीत सार, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध और संधि रत्नाकर, ये सारे संगीत ग्रंथ है। इसके अलावा कामराज रतिसार, हरवर्तिका, संगीत सुधा, संगीत, ये भी संगीत सुधा प्रबंध, ये भी संगीत ग्रंथ है। चंडी शतक पर टीका लिखी थी जो जयदेव द्वारा रचित था। रसिक प्रिया, गीत गोविंद पर भी टीका लिखी थी। और जो एकलिंग महात्म्य था उसके एक पार्ट राजवर्णन का भी प्रकाशन यानी कह सकते हैं रचना कुंभा ने की थी। महाराणा कुंभा द्वारा रचित संगीत सार कितने कोशों में विभक्त है? तो ये क्वेश्चन फिर आ गया, कितने कोशों में? 5 कोशों में विभक्त है। अब कहीं एग्जाम में क्वेश्चन ये ना आ जाए कि वो 5 कोश है कौन कौन से, तो वो थोड़ा आप पढ़ लेना। कानड़देव प्रबंध के रचयिता है, कानड़देव प्रबंध के रचयिता तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पद्मनाभ। ये अभी बीएसटीसी में क्वेश्चन आ गया। बादली के रचनाकार कौन है? ये भी मैं आपको बता चुका हूं। बादली चंद्र सिंह बिरकाली, चंद्र सिंह बिरकाली ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? बादली। जब उदयपुर ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की
1818 में, तब वहाँ के महाराणा कौन थे? EIC ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मेवाड़ ने संधि की थी, तो वहाँ के शासक कौन थे? तो भीम सिंह थे। कौन है? भीम सिंह। और 1857 की क्रांति के समय कौन थे? स्वरूप सिंह थे। 1857 की क्रांति के समय भीम सिंह थे, ये भी थोड़ा ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखो, 1857 की क्रांति के विद्रोह में AGG पैट्रिक लॉरेंस यानी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस के पुत्र अलेक्जेंडर की मृत्यु कहाँ हुई थी? किस छावनी के विद्रोह में हुई थी 1857 की? AGG एजेंट टू गवर्नर जनरल जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। तो एरनपुरा छावनी में विद्रोह के दौरान इस अलेक्जेंडर की क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। यदि लोग देशपति ठाकुर हैं जो सभी हिमालय से गले हुए निकले अर्थात निकम्मे सिद्ध हुए, यह शब्द सूर्यमल मिश्र ने किसको पत्र में लिखे? यह लोग देशपति ठाकुर है जो हिमालय से गले हुए निकले अर्थात निकम्मे सिद्ध हुए, यानी राजपूत जो शासक थे ना, उनके बारे में क्या गया? ये शब्द सूर्यमल मिश्र ने किसको कहे? तो पिपलिया की जो ठाकुर थे उनको लिख करके। राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत नसीराबाद से हुई, जबकि समाप्ति कहाँ हुई? जबकि समाप्ति इसकी कहाँ हुई? तो इसकी जो समाप्ति हुई थी वो सिक्कर से हुई थी। जैसे तांत्या टोपे इनके मित्र मान सिंह नरूका की धोखाबाजी के कारण पकड़े जाते हैं, तो यहाँ से तांत्या टोपे के पकड़ते ही उन्हें फांसी दे दी गई थी, आपको पता है 1859 में। उसके बाद ये क्रांति समाप्त मानी जाती है राजस्थान में। जयपुर में जैन वर्धमान पाठशाला की स्थापना किसने की? जयपुर में जैन वर्धमान पाठशाला की स्थापना किसने की? तो ये क्वेश्चन 2017 के जेल प्रेरी के एग्जाम में भी आ चुका है। तो ये की थी 1908 में अर्जुन लाल सेठी ने। और ये अर्जुन लाल सेठी आपको पता है कि जयपुर के अंदर सशस्त्र क्रांति जो क्रांति विद्रोही थे उनको भी शिक्षा देते थे। और लास्ट में क्या होता है, एक तो इन्हें राजस्थान का दधीची कहते हैं और जयपुर में जन जागृति का अग्रदूत भी कहते हैं। और इन्होंने जब अंग्रेजों ने इनको जिलाधीश का पद दिया, यानी जिला कलेक्टर के बराबर था, तब या प्रधानमंत्री कह सकते हैं, तब इन्होंने कहा था कि अगर अर्जुन लाल सेठी नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को बाहर कौन निकालेगा। और अंतिम दिनों में ये अजमेर में जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है वहाँ जाके मुस्लिम शिक्षा देते हैं, इसलिए लोग इनको मुस्लिम मान समझकर दफना देते हैं। ये कौन थे? अर्जुन लाल सेठी। 1883 में दयानंद सरस्वती ने परोपकारिणी सभा की स्थापना कहाँ की गई? 1883 में दयानंद सरस्वती ने परोपकारिणी सभा की स्थापना कहाँ की? तो ये क्वेश्चन मैं आपको पूरी डिटेल से बता चुका हूँ। तो इसका सही जवाब है उदयपुर के अंदर इन्होंने परोपकारिणी सभा की स्थापना की थी। और सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक करोगे भी, इतनी बड़ी क्लास आपको मिल रही है, क्योंकि एक ही बात मैंने बता दी, सपोर्ट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुपों में डालोगे, शेयर करोगे, क्योंकि रिस्पॉन्स होने के बाद इस 500 क्लास को आपको पता है मेहनत करके पिछले 10 दिनों से इस पर काम चल रहा है। तो कोशिश जितनी करोगे तो आपको जल्दी क्लास मिलेगी। अगर आप कोशिश नहीं करोगे, लाइक शेयर नहीं करोगे, तो देखो बहुत मुश्किल है। एक 500 क्वेश्चन तैयार करने, उसके मुख्य तथ्य तैयार करने, सब कुछ थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि 10 सितंबर को आपको करंट अफेयर्स की क्लास मिलेगी और उसके बाद में कला संस्कृति की। सशस्त्र क्रांति के जनक गोपाल सिंह खरवा पर भारत सरकार ने डाक टिकट कब जारी किया? सशस्त्र क्रांति के जनक गोपाल सिंह खरवा पर भारत सरकार ने डाक टिकट कब जारी किया? 1989 के अंदर जारी किया। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना करने वाले गोकुल भाई भट्ट की मृत्यु कब हुई? सिरोही प्रजामंडल की स्थापना करने वाले गोकुल भाई भट्ट की मृत्यु कब हुई? तो इनकी मृत्यु हुई थी 1986 में। और हुई कहाँ पे थी? ध्यान रखना, जयपुर के अंदर इनकी मृत्यु हुई थी। गोकुल भाई भट्ट सिरोही प्रजामंडल की स्थापना करते हैं 1939 के अंदर। कब? और इन्हें गोकुल भाई भट्ट को सिरोही का, हमारे राजस्थान का गांधी कहा जाता है। ये गोकुल भाई भट्ट जी थे। राजस्थान के चंद्रशेखर जोरावर सिंह बाहरट की मृत्यु अंतरतलिया की हवेली में हुई। यह कहाँ स्थित है? राजस्थान के चंद्रशेखर कहते हैं जोरावर सिंह बाहरट, जो केसरी सिंह बाहरट के भाई थे, की मृत्यु अंतरलिया हवेली है एक, वो कहाँ पे स्थित है जहाँ इनकी मृत्यु हुई थी? तो ये है कोटा के अंदर। यह हवेली कहाँ पे है? कोटा में। और शाहपुरा भीलवाड़ा में जन्म किसका हुआ था? केसरी सिंह बारट का।
गोपीलाल यादव, मास्टर आदित्येंद्र, जुगल किशोर चतुर्वेदी का संबंध किस प्रजामंडल से है? गोपीलाल यादव, मास्टर आदित्येंद्र और जुगल किशोर चतुर्वेदी का संबंध किस प्रजामंडल से है? तो ध्यान रखना, भरतपुर प्रजामंडल से है। 1938 में इन्होंने इसकी स्थापना की थी। और जुगल किशोर चतुर्वेदी को राजस्थान का युवा नेहरू कहते हैं, और दूसरा द्वितीय नेहरू भी इसे कहा जाता है, और भरतपुर का इसको नेहरू भी कहते हैं, और भरतपुर का गांधी भी कहते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सागरमल गोपा की मृत्यु की जांच के लिए किसे नियुक्त किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो सागरमल गोपा थे उनकी मृत्यु हो गई थी, तो उनकी जांच के लिए किसे नियुक्त किया? तो 4 ऑप्शन आपके पास। और पिछले से पिछले कांस्टेबल में यहाँ से क्वेश्चन आया था, सागरमल गोपा को का संबंध किस रियासत से? बस इतना ही क्वेश्चन आया था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जय नारायण व्यास। अब सागरमल गोपा की बात देखिए, इनका जन्म जैसलमेर में हुआ था। इन्होंने पुस्तक लिखी थी आज़ादी के दीवाने और जैसलमेर में गुंडाराज, 2 पुस्तकें लिखी, जिससे वहाँ के शासक थे महारावल जवाहर सिंह, इनसे नाराज हो गए और 1941 में इनको पकड़कर जेल में डाल दिया। इनको इतनी यातनाएं दी गई और लास्ट में 4 अप्रैल 1946 को उन पर मिट्टी का तेल डालकर इन्हें जला दिया गया। अब अंग्रेजों के द्वारा एक जांच बैठी गई, गोपाल स्वरूप पाठक, जिसमें इनको क्या कर दिया गया? इनका कह दिया गया कि इन्होंने आत्महत्या की थी। लेकिन पंडित जवाहरलाल अपने भारत की तरफ से, या कह सकते हैं अपने क्रांतिकारियों की तरफ से, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो जांच सौंपी थी वो किसको सौंपी थी? जय नारायण व्यास को। भारत में सर्वप्रथम मंदिर के अवशेष किस सभ्यता से मिलते हैं? भारत में सर्वप्रथम मंदिर के अवशेष, तो ये क्वेश्चन पिछले करंट अफेयर्स में भी मैं आपको बता चुका हूँ, बेराट से मिले हैं। कहाँ से? बेराट से मंदिरों के अवशेष मिले हैं। और बेराट भूल गए होंगे आप, बाणगंगा नदी के किनारे है, और राय बहादुर दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी 1936 में। मौर्य और बौद्ध धर्म के यहाँ अवशेष मिलते हैं, खास करके मिनेंडर की यहाँ पे यूनानी या 36 मुद्राएं भी मिली है, जिसमें 8 अलग प्रकार की 28 अलग प्रकार की थी। और अशोक के बाबरू शिलालेख की भी खोज हुई है, कैप्टन बर्क ने यहाँ इसकी खोज की थी। राजस्थान की किस सभ्यता को पहले जूनाखेड़ा के नाम से जाना जाता था? राजस्थान की किस सभ्यता को पहले जूनाखेड़ा के नाम से जाना जाता था? तो जूनाखेड़ा के नाम से किस सभ्यता को जाना जाता था? जो नाडोल है ना, नाडोल पाली के अंदर, उसको जाना जाता था। नाडोल पाली में क्यों प्रसिद्ध है? अब मंडोर कहाँ पे है? जोधपुर में। बीनमाल कहाँ पे है? जालोर में। नेनवा कहाँ पे है? तो नेनवा ध्यान रखना बूंदी के अंदर है, नेनवा बूंदी के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस पुरातात्विक स्थल से राजस्थान की प्रथम अलंकृत गुफा मिली है? किस पुरातात्विक स्थल से राजस्थान की प्रथम अलंकृत गुफा मिली है? और ये कल के करंट अफेयर्स में भी आपको क्वेश्चन मिला था, आपको दिया गया था कि, तो इसका सही जवाब है प्रथम अलंकृत गुफा बांका। और ये बांका गांव कहाँ पे है? बांका गांव ध्यान रखना भीलवाड़ा के अंदर है। कहाँ पे? भीलवाड़ा में। कोटड़ा कहाँ पे है? तो कोटड़ा झालावाड़ के अंदर है। कहाँ पे? यहाँ पे क्या है? दीपक शोध संस्थान द्वारा कोटड़ा में 7वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य पुरातात्विक अवशेषों की खोज हुई थी। सिसोल कहाँ पे है? तो सिसोल है बूंदी में, जिसकी खोज श्याम सुंदर शर्मा के द्वारा की गई। और ईसबाल कहाँ पे है? तो उदयपुर में है। एक प्राचीन औद्योगिक बस्ती थी यहाँ पे। और यहाँ पे ऊंट के दांत अति महत्वपूर्ण है, 2 टुकड़े हड्डियों के मिले हैं, और ये लोया युगीन सभ्यता थी। तो ये सारी याद रखना। एक सभ्यता और आती है खुरडी। खुरडी सभ्यता कहाँ पे है? तो नागौर के अंदर है। एक आती है बरोर सभ्यता, श्री गंगानगर में है। ओजियाना सभ्यता भीलवाड़ा में है। चंद्रावती सभ्यता, चंद्रावती झालावाड़ के अंदर है सभ्यता। और खानपुरा सभ्यता भी झालावाड़ के अंदर है। और ओला सभ्यता एग्जाम में आ चुका है, कहाँ पे है? जैसलमेर में। जोधपुर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? जोधपुर सभ्यता, ठीक है, सॉरी जोधपुरा है, थोड़ा मिस्टेक से लिखा गया, जोधपुरा सभ्यता। तो बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं, सीधा जोधपुर आते जोधपुर कर देते हैं, और ऑप्शन जोधपुरा मिलता ही मिलता है। अब वो किस नदी के किनारे है? तो ध्यान रखना, जोधपुरा जो सभ्यता है वो साबी नदी के किनारे और जयपुर के अंदर है। कहाँ पे? जयपुर के अंदर है जोधपुरा सभ्यता। किस नदी के किनारे? साबी नदी के किनारे। ये बार बार मैं आपको क्वेश्चन क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि एग्जाम में सीधा इतना ही क्वेश्चन आता है, नदी पूछी जाती है।
क्योंकि उत्खनन इसका पूछा नहीं जाता। 1972, 73, 74, 75 में 2 स्तरों में हुआ था, तो कोई ज़्यादा नहीं पूछेगा। और लोहा युगीन सभ्यता है, लोहे गलाने की भट्टियाँ भी मिली है, तो हाथी दांत मिले हैं, पाषाण मन के लोहे के उपकरण, ये नॉर्मल बातें हैं। फिर है राजस्थान के बारे में किसने लिखा है कि राजस्थान में कोई छोटा सा राज्य भी ऐसा नहीं जहाँ थर्मोपोली जैसी रणभूमि न हो, और शायद ही ऐसा कोई नगर मिले जहाँ लियोनार्डाइस जैसा वीर पुरुष पैदा न हुआ। राजस्थान के बारे में किसने लिखा है कि राजस्थान में कोई छोटा सा राज्य भी ऐसा नहीं जहाँ थर्मोपोली जैसी रणभूमि न हो। ये यूनान और फारस के बीच कभी युद्ध हुआ था, यूरोप के अंदर थर्मोपोली है, और शायद नहीं कोई ऐसा नगर मिलेगा जहाँ लियोनार्डस जैसे वीर पुरुष पैदा न हुआ हो। ये शब्द किसके द्वारा कहे गए हैं? तो ये शब्द कहे गए हैं कर्नल जेम्स टोड के द्वारा ये शब्द कहे गए हैं। और सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक करना ही है। और सुलेमान आपको बताया मिहिर भोज के समय आया था और इसने हिंदुस्तान को काफिरों का देश कहा था। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के साथ जहाँ भी दुर्ग पर आक्रमण करता था अलाउद्दीन खिलजी वहाँ जाता था। इसको अमीर हिंदे तोतिया भी कहा जाता है। सितार वादक का आविष्कार माना जाता है। एलपी टेसिटोरी जिनकी कर्मभूमि बीकानेर। जब एक शासक के द्वारा दूसरे शासक को पत्र भेजा जाता है उसे क्या कहते हैं? जब एक शासक के द्वारा दूसरे शासक को पत्र भेजा जाता है उसे क्या कहा जाता है? खरीदा कहा जाता है। इससे पहले 2 साल पहले बीएसटीसी का एग्जाम हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन आया था। सती प्रथा का सर्वाधिक प्रचलन राजपूत समाज में है, तो कुल देवियों का सर्वाधिक प्रचलन किस समाज में है? ये क्लियर है कि सती प्रथा का प्रचलन है वो सबसे ज़्यादा राजपूत समाज में था। ठीक है, अब तो सती प्रथा पर लगभग बैन लग चुका है सती प्रथा, लेकिन कुल देवियों का प्रचलन किस समाज में है? तो चारण समाज में सबसे ज़्यादा कुल देवियाँ हैं। ठीक है, चारण समाज में सबसे ज़्यादा है। आप अगर पूरा क्लियर करोगे तो चारणों में ज़्यादा होता है। किस शिलालेख में बूंदी का नाम वृंदावती मिलता है? वृंदावती मिलता है। किस शिलालेख में बूंदी का नाम? तो ध्यान रखना, खजूरी गांव का शिलालेख है, कोटा के अंदर मिला है। बूंदी का नाम वृंदावती मिलता है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है बूंदी। टिक्का दौड़ का संबंध किस राज्य से है? टिक्का दौड़ का संबंध किस राज्य से है? तो सही जवाब राज सिंह से है। मेवाड़ के महाराणा राज सिंह जो 1652 से 1680 तक राज करते हैं। इस समय मुगल बादशाह होते हैं औरंगजेब, खास करके शाहजहां भी होते हैं पहले। ये क्या करते थे, जो आसपास के कमजोर राजा थे उनको इकट्ठा करते थे और टिक्का दौड़ के बहाने यानी दौड़ लगाई जाती थी, रथों की दौड़ लगवाई जाती थी। जो जीतता था और उसी हिसाब से क्या साम्राज्य का ये विस्तार करते थे, क्योंकि छोटे राजे थे वो जीतते नहीं थे। इनके जो कुछ इसके इलाके में थे, इसके महारथी थे, जो रथी थे, वो जीत जाते थे और ये टिक्का दौड़ के बहाने क्या करता था, अपने साम्राज्य का विस्तार कर लेता था। तो ये राज सिंह है, इससे टिक्का दौड़ कर। विजय कटकातु की इसको उपाधि उपाधारण है। एक उपाधि और मैं जाते जाते बताता हूँ, हाइड्रोलिक रूलर की उपाधि भी इस राज सिंह को प्राप्त है। कौन सी? हाइड्रोलिक रूलर, यानी अच्छी शासन व्यवस्था के कारण, क्योंकि इसने अपने क्षेत्र को औरंगजेब के उत्पात से बचाया था। जिया नामक बावड़ी, जिसे वर्तमान में त्रिमुखी बावड़ी कहते हैं, का निर्माण किस राजा की पत्नी ने करवाया? जिया बावड़ी, जिसे वर्तमान में त्रिमुखी बावड़ी कहते हैं, का निर्माण किस राजा की पत्नी ने करवाया था? जिया नामक बावड़ी का निर्माण, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, किस राजा की वो पत्नी थी? तो 1675 में इसका निर्माण करवाया जाता है। राज सिंह की पत्नी थी राम रसदे। राज सिंह की पत्नी राम रसदे ने उदयपुर में 1675 में इस बावड़ी का निर्माण करवाया। कौन ही रसदे? राम रसदे। किसकी? राज सिंह। और राज सिंह ने किसका करवाया? तो राजसमंद झील का निर्माण करवाया, जिसपे राज प्रशस्ति अंकित है। 25 बड़े बड़े काले संगमरमर के शिलालेखों पर, जिसे विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति माना जाता है, जिसके रचयिता रणछोड़ भट्ट और संस्कृत भाषा में उत्तीर्ण है। मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह द्वारा कृष्णा कुमारी को जहर कब दिया गया? ये क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूं। मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह द्वारा कृष्णा कुमारी को जहर कब दिया गया? तो इसका सही जवाब है 1810 के अंदर दिया गया था। किसको? कृष्णा कुमारी को। ठीक है, अब बात आती है ये भीम सिंह कौन था? मेवाड़ का। कृष्णा कुमारी इसकी पुत्री थी। विवाद क्यों हुआ? तो पहले क्या हुआ था, मारवाड़ के शासक थे भीम सिंह, उनके साथ इस कृष्णा कुमारी की शादी तय हुई, लेकिन क्या हुआ, इस भीम सिंह की मृत्यु हो गई। अब क्या हुआ,
इस भीम सिंह ने भाई अपनी बेटी की शादी तो दूसरी जगह तय करनी थी, तो इसने तय कर दी। जयपुर का शासक था जगत सिंह, उसके साथ कर दी भी मेरी जो लड़की है उसको तो विवाह करना ही करना है। अब क्या हुआ, इधर से जाग खड़ा हुआ कौन, क्योंकि 12 दिन अब काम चलता रहा, सारा रहा, कुछ बोला नहीं। जैसे ही मारवाड़ का भीम सिंह मृत्यु हुई, उसका भाई था मान सिंह। अब कई दिन हो गया, अब रस्म सारी मृत्यु की सारी कर ली भीम सिंह की। और मान सिंह ने कहा कि अगर कृष्णा कुमारी की शादी राठौड़ वंश में हुई है तो ये कृष्णा कुमारी का विवाह कहाँ पे होगा, यानी शादी तय राठौड़ वंश में हुई है तो इसका विवाह कहाँ होगा, राठौड़ वंश में। और इसने शादी कहाँ तय कर दी, कछुआ वंश में। अब दोनों बड़े शासक, भीम सिंह तो फंस गया, मारवाड़ का शासक भी बड़ा था और जयपुर का शासक भी बड़ा था। दोनों कहते ये कभी मान सिंह भीम सिंह के घर पे आता भी तेरी लड़की की शादी मैं ही करूँगा, मेरे साथ ही होगी। जगत सिंह कहता भी रिश्ता तोड़ मत देना, नहीं तो तबाह कर दूंगा मैं मेवाड़ को। अब दोनों फंस गए। भीम सिंह कहता मेरी तो एक लड़की, दो राजा आ गए, मैं करूँ क्या, मैं तो इधर शादी करूँ तो मरा, इधर शादी करूँ तो मरा। दोनों का दबाव आता रहा। भीम सिंह तो पूरा तंग हो गया, एकदम बिल्कुल तंग हो गया कि किधर इस लड़की को जन्म दिया और ये कृष्णा कुमारी लेके बैठी। तब क्या हुआ, इसने एक सुझाव किया कि एक काम करो मान सिंह जी और जगत सिंह जी, एक युद्ध लड़ लो, जो जीत जाएगा वही कृष्णा कुमारी को ले लेगा। तो इन्होंने गिंगोली पर्वतसर नागौर के पास है 1807 ईस्वी में युद्ध लड़ा तो मान सिंह जी तो हार गए। अब फिर समस्या होगी, मान सिंह जी कहते हार उड़ गया, मैं तो कृष्णा कुमारी से शादी करूंगा, नहीं तो कलंक हो जाएगा, राठौड़ों से कृष्णा कुमारी जा रही है। अब तो भीम सिंह बिल्कुल अक गया। इधर उधर से कोई रिश्तेदार है, कोई जो मान लो कोई बुद्धिजीवी है, उनसे सलाह लेता भी क्या करूं, मैं तो इतना फंस गया हूं, आत्महत्या करूं क्या करूं। तो उसने कहा तू आत्महत्या मत कर। किसके पास गया, इसका कोई मित्र था टोंक अमीर खां पिंडारी, जो टोंक का संस्थापक था, नवाब। उसने कहा एक काम कर, तू क्यों झगड़ा मोल रहा है, इतना क्यों पंगा कर रहा है, कोई इतनी बड़ी बात तो है नहीं भी कोई कानून लगेगा, तेरा राज है, तू कृष्णा कुमारी को जहर दे दे, कृष्णा कुमारी को जहर दे दे। तो भीम सिंह का ये काम ठीक है यार, मैं तो क्यों जहर लूँ इस कृष्णा कुमारी को, क्योंकि बहुत सारी राजा रानियां वादे राजा थे तो कोई और पुत्री हो जाएगी। तो उसने क्या किया, इस कृष्णा कुमारी को 1810 में क्या दे दिया, जहर दे दिया। ठीक है, बात समझ में आ गई सारी। तो ऐसे कहानी टाइप है ताकि आपको समझ में आ जाए। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने मेवाड़ के किस शासक के शासनकाल को मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल मानते हुए मेवाड़ की नव शक्ति का संचारक कहा है। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने मेवाड़ के किस शासक के शासनकाल को मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल मानते हुए मेवाड़ की नव शक्ति का संचारक कहा है। तो जेतर सिंह को कहा है। ये जेतर सिंह जिसने भूताला के युद्ध में इल्तुतमिश को हराया था। जेतर सिंह ने भूताला के युद्ध में इल्तुतमिश को हराया था, आपको शायद याद होगा। जेतर सिंह, फिर इसके बाद में तेज सिंह, और ये शासक आते हैं, और सामंत सिंह, सामंत, फिर रतन सिंह, ये सारे रावल शाखा के शासक थे। सिक्कर में किसान आंदोलन किशोरी देवी के नेतृत्व में कब हुआ। सिक्कर में जो किसान आंदोलन हुआ था किशोरी देवी के नेतृत्व में कब हुआ। तो इसका सही जवाब है 25 अप्रैल 1934 में हुआ था। ये किशोरी देवी ने 10,000 महिलाओं के साथ विद्रोह किया था। और दूसरा, इनके जो पति थे वो सरदार हरलाल सिंह थे। बाबा हरिश्चंद्र, रामकरण जोशी, दौलत भंडारी का संबंध किस संगठन से। काफी इंपॉर्टेंट है, शायद तीसरी बार इसको उल्ट फेर करके क्वेश्चन आ रहा है। ये बाबा हरिश्चंद्र, रामकरण जोशी और दौलत भंडारी। तो सही जवाब आजाद मोर्चा से संबंध है। मैंने आपको बताया था जयपुर प्रजामंडल जो थे का अध्यक्ष कौन थे, हीरालाल शास्त्री थे। और उनकी जयपुर के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल से अच्छी मित्रता थी। तो उनके कहने पर इन्होंने क्या, एक समझौता कर लिया। ठीक है, एक समझौता कर लिया। समझौते के तहत जयपुर प्रजामंडल ने क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया। इस कारण ये रूठ गए बाबा हरिश्चंद्र, रामकरण जोशी। इन्होंने क्या कर दिया, एक आजाद मोर्चे की गठन किया और जयपुर की तरफ से इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। हालांकि 1945 में वापस मिल जाता है। 1857 की क्रांति के दौरान कुशाल सिंह चंपावत को सहायता किसने प्रदान की थी। देखा ना, 1857 की क्रांति बिथोड़ा का युद्ध हो गया था, 2 युद्ध, लेकिन एरनपुरा छावनी के तो भाग्य क्रांतिकारी बच गया। कौन, कुशाल सिंह बच गया। तो इसको शरण किसने थी, तो रावत केसरी सिंह ने दी थी। दौसा कछवा वंश की राजधानी बनाने वाला था। दौसा को कछवा वंश की राजधानी किसने बनाया।
तो इसका सही जवाब है दुले राय, या इसको कहते हैं तेजकर्ण ने बनाई थी। सबसे पहले यही क्या करता है कि कछुआ वंश का संस्थापक भी कौन होता है, 1137 में दुले राय ने कछुआ वंश की स्थापना की थी और दौसा के बड़ गुजरों को हराकर इसने यहाँ पे दौसा को सबसे पहले राजधानी बनाई। फिर इसी ने दौसा से एक राजधानी बना ली मांची, जिसको रामगढ़ के नाम से जाना जाता है। फिर शासक आया कोकिल देव, उसने आमेर को राजधानी बना ली और उसके बाद में स्वाई जय सिंह आया जिन्होंने जयपुर को राजधानी बना ली। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है। और पृथ्वीराज के बारे में मैंने बताया था, एक तो पृथ्वीराज ने खानवा के युद्ध में भाग लिया था, दूसरा अपने 12 पुत्रों के नाम पर 12 कोटड़ी इसने आमेर को 12 भागों में बांट दिया, तो याद रखना। और बारमल राजस्थान का और जयपुर का प्रथम शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकारी और वैवाहिक संबंध बनाए, तो ये आपको याद रखना है। अमर सिंह अलग अलग थे, महाराणा प्रताप का पुत्र भी था और नागौर का शासक भी एक अमर सिंह था। 1948 में किसे मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री बनाया गया, 1948 में किसे मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री। तो अब तो सेशन 15 क्वेश्चनों का हो रह गया, 5 घंटे हमारे पूरे होने वाले हैं और एक बड़ा लंबा सेशन। ये मत्स्य संघ कौन सा था, पहले तो ये देख लो। राजस्थान एकीकरण 7 चरणों में हुआ था। पहला ही चरण था 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ बना। रियासत कौन सी मिली, ABCD याद रखना। और मैं लाइव क्लासों के माध्यम से ये सारे कुछ करवा चुका हूँ आपको स्पेशल बोर्ड पे, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। ठीक है, राजधानी इनकी अलवर थी। इसमें एक तो बनाया गया राज प्रमुख और एक प्रधानमंत्री बनाया गया। राज प्रमुख तो थे उदयभान सिंह धौलपुर के थे, प्रधानमंत्री थे शोभाराम कुमावत करौली के अलवर के महाराजा थे। ठीक है, अलवर के महाराजा कौन थे, शोभाराम कुमावत थे। और राज प्रमुख कौन थे, तो धौलपुर के उदयभान सिंह थे। दोनों से क्वेश्चन आता है कई बार एग्जाम में। तो ये मत्स्य संघ, और यही मत्स्य संघ आपको पता है इसकी आय थी 184 लाख। इसका उद्घाटन NV गाडगिल ने किया था और 5वें चरण में 15 मई 1949 को ये वृहत राजस्थान में मिल जाता है डॉक्टर शंकर देवराय समिति की सिफारिश पर। तो शायद मैंने बहुत कुछ बातें आपको इसमें बता दी। अब आप पे डिपेंड करता है आप इसमें कितना रुझान लेते हो, कितना याद रख पाते हो, क्योंकि इतनी बातें मैंने एक एक क्वेश्चन की इतनी बातें आपको बता दी कि शायद हिस्ट्री का अगर कोई क्वेश्चन आए, अगर मनन से आपने पढ़ा है तो आपका गलत होना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी आपकी इच्छा है, आप कैसे पढ़ते हो, कैसे याद रखते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित मेवाड़ प्रजामंडल के किस अधिवेशन में शामिल हुई, श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित मेवाड़ प्रजामंडल के किस अधिवेशन में शामिल हुई थी, जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दो, क्योंकि सेशन अंतिम चरणों में पहुंच चुका है और अब सेशन आपको पता है अंतिम चरण की है, तो सारे क्वेश्चन छोड़ के जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो ये आई थी कौन, प्रथम अधिवेशन हुआ था 1941 में, किसकी अध्यक्षता में, माणिक्यलाल वर्मा की अध्यक्षता में हुआ था। और दूसरी बात, जब आपसे पूछे मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना तो 24 अप्रैल 1938 को माणिक्यलाल वर्मा ने की थी, लेकिन इसके अध्यक्ष थे बलवंत सिंह मेहता, उपाध्यक्ष थे भूरालाल मियाँ और मंत्री बने थे माणिक्यलाल वर्मा। ठीक है, लेकिन अधिवेशन 1941 में हुआ था, उसमें श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित ने भाग लिया था। और विजय लक्ष्मी पंडित का नाम आते ही आपको कुछ याद होगा, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी विजय लक्ष्मी पंडित। 1910 ईस्वी में अभिनव भारत संघ की एक शाखा के रूप में वीर भारत सभा का गठन किसने किया, वीर भारत सभा का गठन किसके द्वारा किया गया। तो ये जो मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ काफ़ी इम्पोर्टेंट और कह सकते हैं कि लगभग एग्जाम में आए हुए और वापस आने की पूरी संभावना है। तो ये केसरी सिंह भारत के द्वारा वीर भारत सभा की स्थापना 1910 में। अब केसरी सिंह भारत की थोड़ी सी बातें सुन लो। 21 नवंबर 1872 को भीलवाड़ा के शाहपुरा के देवपुरा गांव में बारठ जी का खेड़ा, जिसको कहते हैं देवपुरा ग्राम को, वहाँ इनका जन्म हुआ था। ठीक है, दूसरी बात, इनके लिए चेतावनीरा चुंगटिया 13 शोर्टों में इन्होंने मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को लिखा था। वीर भारत सभा की स्थापना एक क्रांतिकारी संगठन बनाया था 1910 में। और साधु प्यारेलाल हत्याकांड में 1914 में इन्हें बंदी बनाकर 20 वर्ष की सजा दी गई थी और बिहार के हजारीबाग जेल में रखा था। ये कई बार जेल पूछ लेते कहाँ। और जब इनके पुत्र प्रताप सिंह की शहादत की खबर मिली तो इन्हें प्रसन्नता से कहा था, भारत माँ का पुत्र उसकी मुक्ति के लिए शहीद हो गया, उसकी मुझे बहुत प्रशंसा है,
बहुत प्रसन्न था, ये बड़ी बात। और 1941 में केसरी सिंह भारत की कोटा में मृत्यु हो गई थी। तो ये देखिए, भारत में एकमात्र ठाकुर केसरी सिंह ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारत माता की दास्ताओं की श्रृंखला को काटने के लिए अपने समस्त परिवार को स्वतंत्रता के युद्ध में झोंक दिया। लेकिन बड़ी बात कि केसरी सिंह भारत स्वतंत्रता नहीं देख पाए, 1941 में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, और एक इम्पोर्टेंट, इन्हें राजस्थान केसरी के नाम से जाना जाता है। इन्होंने जो प्रमुख ग्रंथ लिखे थे, रूठी रानी, प्रताप चरित्र, राज सिंह चरित्र, दुर्गादास चरित्र। क्रांति के किस विद्रोह में मेजर स्पॉट्सवुड, न्यूबरी और के बेनी नामक अंग्रेज मारे जाते हैं? किस विद्रोह में मेजर स्पॉट्सवुड, न्यूबरी और के बेनी नामक अंग्रेज मारे जाते हैं? तो वो नसीराबाद जो क्रांति हुई थी, आपको पता है 21 अगस्त 1857 को नसीराबाद में 28 मई 1857 को ये जो क्रांति हुई थी, और वहाँ पे शुरुआत में ही इनको मार दिया जाता है। अकबर की तरफ से मान सिंह ने रणथंभौर पर विजय कब प्राप्त की? अकबर की तरफ से मान सिंह ने रणथंभौर पर विजय प्राप्त कब की? तो सबसे पहले मान सिंह का अभियान यहीं से सफल अभियान शुरू होता है। 1569 में सबसे पहले सुरजनहाड़ा यहाँ के शासक होते हैं और अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन बड़ी बात, अकबर से वो वैवाहिक संबंध नहीं बनाते हैं मुगलों से। ध्यान रखना, सुरजनहाड़ा का क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में। राजस्थान की किस सभ्यता से मौर्यकालीन और बौद्ध धर्म के अवशेष मिले हैं? सभ्यता से क्वेश्चन ध्यान रखना, आहड़, कालीबंगा, गणेशपुर और विराट, 4 ऐसी सभ्यता जहाँ से क्वेश्चन पक्का आता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? विराट। कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष राजस्थान के किस शासक के शासनकाल में शुरू हुआ? कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष, ये क्वेश्चन पहले आ चुका है क्योंकि गुर्जर प्रतिहार के मैंने क्वेश्चन बता दिए, तो काफी लंबा टाइम बीत गया। तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? वत्सराज के समय शुरू हुआ था। 3 कन्नौज उत्तर प्रदेश में है। जैसे ही वर्धन वंश का शासक था, 647 में मृत्यु हुई, तो कन्नौज आर्थिक दृष्टि से, यानी कह सकते हैं शासन की दृष्टि से कमजोर हो गया। उत्तरी भारत का सबसे शक्ति संपन्न क्षेत्र था ये हर्षवर्धन के समय, सारे सामंत इसके नीचे काम करते थे। तो इधर से तो पाल वंश, इधर से राष्ट्रकूट वंश और इधर से प्रतिहार वंश ने वत्सराज जिसने आक्रमण किया। अंतिम जो जीत होती ना, 100 साल तक त्रिपक्षीय संघर्ष चलता है, यानी तीनों के बीच अंतिम जो जीत होती है वो हमारे राजस्थान के जो मारवाड़ का प्रतिहार वंश का नागपट सेकंड था, वो जीत जाता है। इतिहासकार फरिश्ता अलाउद्दीन खिलजी के जालोर विजय का वृतांत कब बताते हैं? इतिहासकार फरिश्ता तो 1308 में बताते हैं। देखो, ये फरिश्ता बताता है 1308 में, वैसे तो 1311 में ही हुआ था। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाए इतिहासकार, इन्होंने ग्रंथ लिखा था तारिक ए फरिश्ता, अगर ये उसमें पूछ ले अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर आक्रमण, तो 1308। वैसे हम क्या मानते हैं कि 1308 में अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग को जीता था, लेकिन फरिश्ता का नाम आते ही आपको 1308 करना है। वैसे 1311 ही सही है। खानवा युद्ध में सांगा की तरफ से पहला गोला किसने दागा था? खानवा युद्ध हुआ था 17 मार्च 1527 को। राणा सांगा की तरफ से पहला गोला किसने दागा था और बाबर ने आक्रमण किया था? जल्दी से कमेंट करके बता दो, 4 ऑप्शन आपके पास। तो सही जवाब है मालदेव ने। ये मालदेव मारवाड़ का शासक था। मालदेव उस समय शासक नहीं था ये। जब खानवा का युद्ध हुआ तब इसके पिता राव गांगा थे और राव गांगा ने अपनी तरफ से मालदेव को भेजा था। पहला गोला दागने वाले मालदेव थे। ठीक है, पृथ्वीराज कौन है? तो आमेर की तरफ से पृथ्वीराज ने भाग लिया था। हसन खां मेवाती, ये एकमात्र मुस्लिम सेनापति था जिसने, मुस्लिम सेनापति था कौन? हसन खां मेवाती। और मेदिनी राय चंदेरी का था जिसने खानवा युद्ध में किसकी सहायता की? राणा सांगा की। लेकिन अलग अलग शासक आए, उनमें मतभेद था, सभी का किसी का एक समान छत्र नहीं था, इसलिए छत्र तो राणा सांगा का था लेकिन एकजुटता नहीं थी, इस कारण वो सारे के सारे हार गए। धर्मत का युद्ध 1658 में दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच हुआ, यह किस राज्य में है? धर्मत का युद्ध 1658 में हुआ दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच, ये किस राज्य में है? तो ये मध्य प्रदेश में। ध्यान रखना, ये दारा शिकोह शाहजहां की तरफ से युद्ध लड़ रहा था और औरंगजेब था ही,
तो 3 युद्ध होते हैं, सामूगढ़, दुराई और धर्मक, लेकिन तीनों युद्धों में दारा शिकोह मारा यानी हार जाता है और अंतिम युद्ध दुराई का युद्ध होता है, उसमें मार दिया जाता है। इसको पकड़कर इस्लाम का विरोधी मान लिया जाता है। इसको कुरान का कहते हैं कि इसने इस पे बेगुनाह जो साबित कर दिया जाता है इस औरंगजेब के द्वारा कि इस्लाम के इसने क्या किया है, इस्लाम का इसने विरोध किया है, जो नियम होते हैं उसका अनुपालन किया है, इसलिए औरंगजेब द्वारा दारा शिकोह को मरवा दिया जाता है। किस गुर्जर प्रतिहार शासक के बारे में अरब यात्री सुलेमान लिखता है कि वह अरबों का सबसे बड़ा शत्रु, भारत के राज्यों में उससे सबसे बड़ा इस्लाम का कोई दूसरा शत्रु नहीं है। तो सुलेमान किसके पास आया था, उस समय शासक कौन था, मिहिर भोज था। आदि प्रवास की उपाधि और प्रभास पाटन की, आदि बरा और प्रभास पाटन की उपाधि इस मिहिर भोज को प्राप्त थी। विग्रह राज चतुर द्वारा लिखा गया हरिकेली नाटक किस नाटक के अनुकरण पर लिखा गया, ये इंपॉर्टेंट है। देखो मैं पहले बता चुका हूँ, विग्रह राज चतुर्थ ने हरिकेली नाटक लिखा संस्कृत भाषा में, किस नाटक के अनुकरण पर यानी किसको देखकर इन्होंने लिखा था। तो इसका सही जवाब है किरातार्जुनीयम, जो कालिदास की रचना है उसके आधार पर लिखा था। कौन सा ग्रंथ है, किरातार्जुनीयम। प्रताप व शाहजहां के बीच कुंभलगढ़ का युद्ध कब हुआ, महाराणा प्रताप और शाहबाज खां, शाहजहां नहीं शाहबाज खां के बीच कुंभलगढ़ का युद्ध कब हुआ। तो अंतिम हमारे 3 क्वेश्चन रह चुके हैं 500 क्वेश्चन की इस लंबी मैराथन क्लास के बीच। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन ये आया हुआ है कि अकबर ने प्रताप के विरुद्ध शाहबाज खां को कितनी बार भेजा, 3 बार। कब कब, 1577, 78 और 79 में। लेकिन कुंभलगढ़ दुर्ग कब जीता है, तो 1578 में कुंभलगढ़ दोनों के बीच युद्ध होता है जिसमें ये जीत जाता है, ध्यान रखना। और फिर यहाँ से महाराणा प्रताप फिर भाग जाते हैं और 1585 में चावंड को राजधानी बनाते हैं। तो 3 बार ध्यान रखना, 77, 78 और 79, और इस बार जीत लेते हैं। और कुंभलगढ़ को मेवाड़ के राजाओं की शरणस्थली कहते हैं। और एक और कुंभल के बारे में अबुल फजल ने कहा था यह कि इतनी बुलंदियों पे बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर पगड़ी गिर जाती है। और राजस्थान की महान दीवार भी कहाँ पे है, कुंभलगढ़ में। सिवाना दुर्ग का संबंध किस शासक से है, तो ये तो अंतिम जाते जाते 2-3 क्वेश्चन आपके लिए सरल डाल दिए मैंने। सिवाना दुर्ग का संबंध किस शासक से है, तो ध्यान रखना ये क्वेश्चन देखो, मालदेव से है। क्यों है, क्योंकि जब गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था 1544, 5 जनवरी 1544 को, तो मालदेव जब जेता और कुंपा पर विश्वास नहीं करता है, क्योंकि जाली नोट दे देता है ना शेरशाह सूरी भी ये हमारे साथ मिल चुके हैं, तो मालदेव अपनी सेना लेकर भागकर कहाँ जाता है, सिवाना दुर्ग में आ जाता है। और सिवाना दुर्ग आपको पता है मारवाड़ के राजाओं की क्या कहलाती है, शरणस्थली कहलाती है। तो सिवाना दुर्ग का संबंध मालदेव से है, चंद्रसेन से है, और जयनारायण व्यास को यहाँ बंदी बनाया गया था। 3 बातें आपको याद रखनी है। इस सिवाना दुर्ग बाड़मेर के अंदर है, ये भी ध्यान रखना। राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहाँ पे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अभी आरपीएससी सेकंड ग्रेड लाइब्रेरियन का एग्जाम हुआ था अगस्त के अंदर, शायद आपको पता होगा, अगस्त में हुआ था, पता नहीं अभी जुलाई के अंदर अभी हुआ है। थोड़ी सी पोस्टें थी और बीकानेर और वगैरह सारे मेन संभाग स्तरीय थे। वहाँ क्वेश्चन आया था राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ, सबसे पुराना विजय स्तंभ तो बयाना दुर्ग के अंदर है। इसका निर्माण किसने करवाया था, समुद्रगुप्त ने करवाया था। अब हमारे राजस्थान में कितने विजय स्तंभ है, देखो आपने तो ज्यादातर एक ही सुनते हो, कौन सा, चित्तौड़गढ़ का। एक बयाना के पास, ये ध्यान रखना, नील की खेती के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध था, बयाना। ये कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आता है। और जहांगीर ने यहाँ पे नीला बाजार की स्थापना भी की थी नील के खेती के लिए, तो ये भी। अब देखो पहला तो हो गया बयाना दुर्ग में समुद्रगुप्त ने बनाया था। दूसरा ध्यान रखना मंडोर में स्थित है, कहाँ पे, मंडोर में प्रतिहार शासक कक ने बनवाया था, कुक ने बनाया था। तीसरा जो बना हुआ है चित्तौड़गढ़ में, जो महाराणा कुंभा ने बनवाया था विजय स्तंभ। चौथा बना हुआ है पाली के अंदर 1857 की क्रांति का प्रतीक। और अभी 5वां बना है तन्नोट जैसलमेर के अंदर, कहाँ पे, भारत पाकिस्तान युद्ध का विजय प्रतीक। 5 विजय स्तंभ है, ये याद रखना। चंपानेर की संधि कब हुई, चंपानेर की संधि, लास्ट क्वेश्चन कुंभा से संबंधित आ गया। 500 क्वेश्चन की ये लंबी चलने वाली मैराथन हमारी पूरी हो चुकी है। तो सारे विद्यार्थी शेयर कर देना इसको खूब सारा, और सारे विद्यार्थी स्टेटस लगाना अपने
मोबाइल व्हाट्सएप पे, ताकि सबको पता लग जाए कि इतनी बड़ी क्लास जो लाइब्रेरियन, राजस्थान पुलिस, पटवार हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट होगी। तो चंपानेर की संधि 1456 में हुई थी। किसके विरुद्ध हुई थी? कुंभा के विरुद्ध। किसने की? मालवा के शासक और गुजरात के शासक ने। क्यों की थी? कुंभा को हराने के लिए, क्योंकि ताकतवर था ना कुंभा, तो उसको हराने के लिए की थी। क्योंकि इससे पहले मालवा का जो शासक था महमूद खिलजी, वो हार चुका था सारंगपुर के युद्ध में। तो बदला लेने के लिए उसने किसको साथ में मिलाया? गुजरात के शासक थे कुतुब शाह, उनको मिलाया। लेकिन फिर भी दोनों की इस कूटनीतिक चाल कुंभा की थी, उसमें दोनों हार जाते हैं, दोनों में संगठन नहीं होता है। और 1557 के बदनौर के युद्ध में ये दोनों अलग अलग युद्धों में हार जाते हैं और चंपानेर की संधि इनकी विफल हो जाती है। किसके विरुद्ध? चंपानेर का कहाँ पे? गुजरात के अंदर। तो ये आपकी प्रक्रिया हुई पूरी, सारे के सारे 500 क्वेश्चन पूरे हो गए। लाइक कर दो जो विद्यार्थी बाद में जुड़ा है। टोटल एक पूरे 500 यानी कहने का मतलब लगभग 2000 से 3000 क्वेश्चन आपको मिल चुके हैं। अब इससे बाहर, क्योंकि ये मत सोचना एक क्वेश्चन आ गया इससे बाहर, और भी बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। एक मैंने बीएसटीसी के लिए 500 क्वेश्चनों की राजस्थान जीके की मैराथन क्लास डाली, वो थोड़ा स्पीड से, उसमें तथ्य नहीं है, बहुत कम है, तो उसको भी आप देख लेना, वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा हमारे इस चैनल पे प्लेलिस्ट देखो आप, राजस्थान जीके की हर प्रकार का टोटल राजस्थान जीके डाल रखा है। कोई भी एग्जाम दे लेना, क्वेश्चन वहाँ से बाहर नहीं आएगा। बस कमी है कि आपको तो नए नए वीडियो चाहिए। पुराने वीडियो भी आप देखा करो, आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, ध्यान रखना। पुराने वीडियो देखोगे तो और इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, ताकि आप इनको बढ़िया रूप से पढ़ सको। तो ये 500 क्वेश्चन तो है ही, तो इनको पढ़ना, लाइक शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा। और सुबह 7 बजे जो करंट अफेयर्स की क्लास आती है उसको जरूर देखा करो। तो शेयर कर दिया आपने सबसे ज़्यादा, तो इसको पढ़ लेना। बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद। और इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, लेकिन इसके आंसर नहीं लगे होंगे, आपको वीडियो में से ही देखने पड़ेंगे। 500 क्वेश्चनों की पीडीएफ आपको मिलेगी बिना आंसर, ध्यान रखना। और जिस विद्यार्थी को ये पुस्तक, एक हमने जनवरी से लेकर जुलाई तक राजस्थान करंट अफेयर्स की ई बुक तैयार कर रखी है, पीडीएफ के रूप में है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से आप पेटीएम, फोन पे, गूगल पे या कार्ड के माध्यम से 50 रुपये पे कर सकते हो। पे करने के बाद आपको वो पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। अगर किसी को वो कहानी समझ में नहीं आई तो मैं आपको व्हाट्सअप नंबर दे देता हूँ 8094496272, उस पर आप संपर्क कर सकते हो। वहाँ मैं आपको बता दूंगा कि कैसे आपको फ़ोन पे वगैरह करना है, और व्हाट्सएप पे भी पीडीएफ आपको प्राप्त हो जाएगी। बहुत सारे विद्यार्थी उनके पास सुविधा नहीं होती है, तो उस सुविधा के अनुसार से भी आपको मिल सकती है।
तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। लंबी 500 नॉन स्टॉप क्वेश्चन की मैराथन क्लास हमारी पूर्वी राजस्थान पुलिस पटवार लाइब्रेरियन स्टेनोग्राफर जो भी एग्ज़ाम होता, सबको बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।